हेलो दोस्तों, मैं हूं सदुल्ला वासिद। आज का हमारा टॉपिक है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें हम सेक्शन 18 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 18 में दोस्तों एक कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रहता है। तो आज जो है हम लोग एक कहानी के माध्यम से पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। एक लड़की थी, उनकी जो शादी हुई 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। फिर उसके बाद जो है वो एक ही साल के बाद जो है विडो हो गई। जब विडो हो जाती हैं तो उनकी उम्र हो जाती है 19 साल। अब वो 19 साल की उम्र में वो जब विडो हो गई, फिर उसके बाद जो है अपने फादर इन लॉ से अपना मेंटेनेंस लेती थी। मेंटेनेंस जो है 20 साल तक लेती रही। और मेंटेनेंस के लिए जब उनको जो हस्बैंड थे वो किसी कंपनी में शेयर उनको आता था तो शेयर के माध्यम से भी मिलता था उनको। फिर उसके बाद जो है 20 साल ज़िंदगी अपने मैके में गुजारी अपने बच्चे को लेकर, और इस तरीके से अपने जीवन को बिताती रही। और वो लड़की जो किसी के ऊपर ऐसा ना हो, और वो 20 साल ज़िंदगी कैसे कैसे गुजारी। फिर उसके बाद जो है भगवान की ऐसी लीला देखिए कि उनका बच्चा 21 साल की उम्र में नौकरी पा गया। जब नौकरी पा गई तो उनके फादर इन लॉ बोले कि अब मैं तो इंटाइटल नहीं हूँ, मैं तो भरण पोषण अब नहीं दूंगा, आप अपने बच्चे पर आश्रित हो जाइए। तो 21 साल की उम्र में उनका बच्चा जो है आश्रित हो गया। बच्चे के ऊपर वो आश्रित हो गई। फिर उसके बाद 21 साल के बाद उस बच्चे की शादी हो गई। तो इससे हम जानने का प्रयास करेंगे इस कहानी का तात्पर्य क्या है। ये कहानी शुरू होती है 18 साल की उम्र में। उस बच्ची की शादी 18 साल की उम्र हुई, यानी कि सेक्शन 18 हमने जोड़ने का प्रयास किया है। सेक्शन 18 द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18 कोई पत्नी अपनी मेंटेनेंस ले सकती है, बस वो अगर उसका पति, उसका हस्बैंड डिजर्टेशन कर दे या क्रूअल्टी करे, या जो है चेंज द रिलीजन, किसी और धर्म में चला जाए, तो वो जो है मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 18 में डिमांड कर सकती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक ही साल के बाद वो विडो हो गई। तो एक ही साल के जब 19 साल की उम्र में आई तो हमने सेक्शन 19 जोड़ने का प्रयास किया है। सेक्शन 19 में ये है कि जब कोई महिला विडो हो जाए तो उनके फादर इन लॉ उनका भरण पोषण देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फादर इन लॉ पर जाती है। तो फादर इन लॉ जो है उनसे मेंटेनेंस मिलता था। अब फादर इन लॉ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है, कोर्ट हमेशा रीजनेबल कास्ट देखती है। अगर वो महिला हो सकता है उसको इनकम ऑफ सोर्सेस ना हो, तो वो कोर्ट के माध्यम से सेक्शन 18 के माध्यम से अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है। इसमें क्या है कि जब उसके पति की कोई प्रॉपर्टी होती है, हमने कहा कि वो जो उनके हस्बैंड थे उनकी कंपनी का शेयर आता था तो शेयर से भी वो ले सकती हैं। कोर्ट हमेशा रीजनेबल कास्ट देखती है। इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं है तो सेक्शन 19 के अंतर्गत कोई भी विडो जो है अपने हस्बैंड सेक्शन 19 में दो वर्ड आता है दोस्तों। एक वर्ड आता है प्रॉपर्टी, दूसरा वर्ड आता है स्टेट, ESTATE, स्टेट। दो वर्डों को बहुत ही अगर गहराइयों से जाते हैं तो अगर आज लिखा है प्रॉपर्टी तो ये समझ जाइए कोई एक प्रॉपर्टी की बात की गई है। कोई एक प्रॉपर्टी जैसे खेत हो, गाड़ी घोड़ा हो, कोई घर हो, मकान हो, या कंपनी हो, या कोई एक चीज। अगर वर्ड आ गया स्टेट का तो ये समझ जाइए कि ऑल ऑफ प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे स्टेट। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 20 में मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन और एज पेरेंट्स। कोई एज पेरेंट्स हो जाते हैं तो वो भी जो है सेक्शन 20 के अंतर्गत अपने जो है मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं। कोई बच्चा है जो माइनर है, माइनर उसको बोलते हैं जो 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा है वो माइनर हो गया। और सेक्शन 19 में एक बात ये भी है कि जो विडो हो गई तो उसके जो है सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं हम। लेजिमेट चाइल्ड, इलेजिमेट चाइल्ड की भी बात की गई है। कोई स्टेप मदर हो या
जो है कोई स्टेप मदर वो भी क्लेम कर सकती है। जो बच्चा 18 साल से नीचे है वो अपने जो है पेरेंट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 20 के अंतर्गत। अब दोस्तों आते हैं, हमने कहा कि 21 साल की उम्र में उनका बच्चा जो नौकरी पा गए, तो अब ये जो है जो उनके फादर इन लॉ थे वो कहें कि हम जो है मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब एक कोर्ट हमेशा रीजनेबल काज देखती है। अब रीजनेबल काज ये बन गया कि अब वो अपने बच्चे पर जो है आश्रित हो गई। तो 21 साल की उम्र में हमने इसलिए जोड़ा है कि ये बातें जो है सेक्शन 21 में कही गई है। सेक्शन 21 में जो है डिपेंडेंट डिफाइन, और आते हैं दोस्तों सेक्शन 22 में मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। आश्रितों की परिभाषा जो है मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंट सेक्शन 22 में दी गई है। फिर उसके बाद जो है अमाउंट की बातें की जाती हैं सेक्शन 23 में। अमाउंट कितना हो, कोर्ट रीजनेबल काज देखकर अमाउंट फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है 24 में आते हैं, तो इसमें जो है क्लेमेंट मस्ट बी हिंदू। हिंदू कौन है? मुस्लिम, सिख, जैन, मुस्लिम, सिख, जू और पारसी को छोड़कर सभी व्यक्ति हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो क्लेमेंट 24 के अंतर्गत, सेक्शन 24 के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि सी एंड ही मस्ट बी ए हिंदू। फिर उसके बाद जो है आते हैं दोस्तों सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 में डेब्ट प्रायोरिटी की बात की गई है, कर्ज की प्राथमिकता की बात की गई। कोई व्यक्ति है, उसकी कर्ज की यानी कि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो पहले जो है डेब्ट की उसके कर्ज की भरपाई करके फिर उसके बाद जो है उसकी स्टेट को बंटवारा किया जाता है। सॉरी, जो डेब्ट की बातें की गई है, डेब्ट इज प्रायोरिटी, वो जो है 26 में की गई है। और 25 में अमाउंट चेंज अल्टरेशन, कोई जो है अमाउंट मेंटेनेंस का चेंज भी कर सकती है कोर्ट रीजनेबल काज देखकर। जो अमाउंट चेंज अल्टरेशन की बातें जो है दोस्तों सेक्शन 25 में की गई है। फिर उसके बाद जो है 27 में आते हैं, तो मेंटेनेंस व्हेन टू बी ए चार्ज। फिर उसके बाद जो है सेक्शन 28 में इफेक्ट टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। फिर उसके बाद जो है 29 को जो है रिपील कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो है 30 सेक्शन में आते हैं, तो सेविंग की बात की गई है। सब कुछ मिला के दोस्तों कभी भी जब मेंटेनेंस की बातें आती है तो कहाँ से पैदा होती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 9 टू 13, सेक्शन 9 में जो कंजुअल राइट की बात की गई है। कंजुअल राइट, मैरिटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक वर्ड आ गया, ए ड्यूटी विच इज इम्पॉसिबल बाय लॉ। एप्लीकेशन का मतलब यही है, ए ड्यूटी विच इज इम्पॉसिबल बाय लॉ। जो व्यक्ति सेक्शन 9 टू 13 को बचा लिया दोस्तों, वो समझिए अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट 9 से लेकर 13 तक। जो सेक्शन 9 में जो है कंजुअल राइट की बातें की गई है। सेक्शन 10 में जो है जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है। सेक्शन 11 में जो है वाइड मैरिज की बातें की गई हैं। सेक्शन 12 में जो है वाइडेबल मैरिज की बात की गई। वाइडेबल मैरिज वह होता है कि एक पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो चाहे उस चीज़ को मान जाए या उस चीज़ को जो है कहे कि हम नहीं मानता। ही एंड सी कैन सूट फाइल इन द कोर्ट, उसके खिलाफ जो है सूट फाइल कर सकता है। जो पीड़ित पक्ष है उसको, इसी को बोलते हैं वाइडेबल। दोस्तों, जिसने सेक्शन 9 टू 13 को अपने जीवन में सजा लिया, ये समझिए कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। ये सेक्शन इतना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस चीज़ को जो समझ गया, सेक्शन 9 टू 13 और सेक्शन 18 जो बहुत ही खतरनाक है, जो इस चीज़ को ज़रूर बचाएं दोस्तों। और ये बात मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे, जब मामला कोर्ट में जाता है तो सेक्शन 24 में जब हम के कोई केस कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है, तो जो पीड़ित पक्ष रहेगा
कोई जो कमज़ोर पक्ष रहेगा वो कोर्ट से ये डिमांड कर सकता है सेक्शन 24 के अंतर्गत, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 24 के अंतर्गत कोर्ट से डिमांड कर सकता है कि हमें मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, हमें कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हमारी जो है इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं है तो हमें जो है मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आते हैं सेक्शन 25 पे, आफ्टर डिक्री, कोई भी जब डिक्री हो जाती है तो सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है परमानेंट एलिमनी की डिमांड कर सकता है। परमानेंट एलिमनी का मतलब ये होता है अस्थाई निर्वाह भरण पोषण, एक अस्थाई जो है भरण पोषण मिलने लगता है अगर ये सेक्शन 25 के अंतर्गत कोर्ट हमेशा रीजनेबल काज देकर ही डिसाइड करती है। और इसके अलावा जो हम लोगों का जो सबसे बड़ा मुख आता है सेक्शन 25 के अंतर्गत, सीआरपीसी सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई भी पक्ष जो है अपने जो है डिमांड कर सकता है। कोर्ट हमेशा रीजनेबल काज देखकर ही मेंटेनेंस डिवाइड करती है। कोई भी पक्ष जो है सेक्शन 24 के अंतर्गत ही डिमांड कर सकता है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, आफ्टर परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस जो है सेक्शन 25 में ये बातें कही गई हैं। जो हमने बताया दोस्तों, सीआरपीसी 125 में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 125 सीआरपीसी के बारे में क्या है, इसमें जो है मेंटेनेंस का डिमांड कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए।